जब से कोरोना के केस कम होना शुरू हुए हैं तब से दूसरी लहर में उतार आया है। जब से अनलॉक हुआ है तब से ऐसी लापरवाही दिख रही है कि डर लगता है। डर इस बात का कि तीसरी लहर आना तय है और इस लापरवाही में आगे दूसरी लहर जैसा हाल न हो, फिर वैसे बुरे दिन न दिखाए जो 2 महीने पहले पूरे देश ने देखे थे। लोगों को यही याद दिलाना होगा क्योंकि लोग भूल गए हैं, भूल रहे हैं। आज पीएम ने यही रिमाइंड करवाया है। अब या तो एंजॉय कर लो या फिर तीसरी लहर से बच लो। हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ये ठीक नहीं है। पीएम ने बिल्कुल सही कहा। पब्लिक की सोच तो यही है, क्या पहाड़ क्या बाजार सब भर गए, थोड़ी छूट क्या मिली, पब्लिक सब भूल गई। मसूरी के कैंपटी फॉल का ये वीडियो तो सबूत है। झरने में नहाने के लिए आफत मची थी, पैर रखने की भी जगह नहीं थी। जिधर देखो उधर ही टूरिस्ट थे। इसमें कौन होगा जिसे तीसरी लहर का खतरा पता नहीं, लेकिन कोरोना कुछ नहीं, एंजॉयमेंट बड़ी चीज है। कई बार हम ये तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भाई तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहते हैं। यही एंजॉयमेंट तो जगह जगह चल रही है। दूसरी लहर से छूटी पब्लिक तत्काल पहाड़ों पर पहुंच गई। क्या उत्तराखंड, क्या हिमाचल प्रदेश, हिल स्टेशंस भर गए। फिर चाहे कितनी सख्ती कर लीजिए, फिर चाहे कितने नियम लगा लीजिए, लोग कहां मानते हैं। यही पहाड़ों पर पिछले 3 हफ्ते से दिख रहा है। नियम पालन तो करना चाहिए, लेकिन क्या करें, क्राउड इतना हो रहा है कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो नहीं कर पा रहा है। जहां तक हम देख रहे हैं, अभी 20-22 तारीख से अच्छा खासा टूरिस्ट चल रहा था। वैसे तो जुलाई अगस्त का सीजन टूरिस्ट के हिसाब से हल्का होता है, लेकिन इस बार उल्टा हो गया। इतनी भीड़ पहाड़ों पर पहुंच गई कि नियम कायदे फेल हो गए। उत्तराखंड के कैंपटी फॉल का ये वीडियो वायरल हो गया तो वहां पर थोड़ी सख्ती की गई। जगह जगह से लापरवाही की तस्वीरें आई तो और सख्ती करने का दबाव बना। मसूरी और नैनीताल जैसी जगहों में आ रही कम से कम 8000 टूरिस्ट गाड़ियां वापस भेजी गईं। सीमित गाड़ियों को ही अब एंट्री दी जा रही है। इस लापरवाही पर लगाम लगानी ही होगी, क्योंकि बात किसी एक जगह की नहीं है। इतने टूरिस्ट आ गए कि हिमाचल पूरा पैक हो गया। ये मनाली में कुछ दिन पहले की तस्वीरें हैं। चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां, लोग ही लोग दिख रहे हैं। मास्क लगाया या नहीं लगाया कोई फर्क नहीं। आपने मास्क नहीं लगाया, क्या बात? मास्क मेरी जेब में पड़ा रही। अभी हम चाय पी रहे थे तो आप आ गए। तो दूसरी बात ये है कि हम सब ने डबल डोज वैक्सीनेशन करा के आए हैं। बिल्कुल सर, मास्क तो मस्ट है, जरूरी है। मास्क सभी को लगाना चाहिए, डिस्टेंस रखना चाहिए। जितना कंट्रोल हो रहा है, अब भगवान करे इस साल में ये बिल्कुल यहाँ से खत्म हो जाए। अब यहाँ खुले में घूम रहे जब भी मास्क नहीं पहना। क्या लगता है, ऐसे खुले में घूम के कोई मास्क का वो दिक्कत नहीं आएगी क्या? इस टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 आदमी और बिल्कुल खुला वातावरण है, शुद्ध हवा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोरोना खत्म कैसे होगा जब ऐसी लापरवाही होगी। सबको पता है कि मास्क लगाना चाहिए, डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, भीड़ से बचना चाहिए, लेकिन इसे खुद पर अप्लाई नहीं करते। हिमाचल प्रदेश में तो 1 महीने से भयानक भीड़ है। 7 लाख से ज्यादा टूरिस्ट पहुंच चुके हैं। शिमला में भीड़ है, मनाली में भीड़ है, सोलन में भीड़ है। वीकेंड पे सोलन में बहुत ज़्यादा रश है और आज सोलन में मुझे लग रहा है कि पूरी तरह पैक है और मनाली से ज़्यादा जो रश है वो सोलन में देखने को मिल रहा है। सड़कें जो हैं, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, ऑक्यूपेंसी तकरीबन 100% है। हिमाचल के ज्यादातर हिल स्टेशंस में पैर रखने की जगह नहीं है। टूरिस्ट की भीड़ और ट्रैफिक कंट्रोल करने में पुलिस प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो तीसरी लहर क्यों नहीं आएगी, और अगर बाद में आनी होगी तो पहले ही आ जाएगी। लापरवाही की इसी सोच को दूसरे देश भी भुगत रहे हैं। यूके में यूरो कप में भीड़ की वजह से फिर से केस बढ़ रहे हैं। रूस में भी यही हाल है। बांग्लादेश में भी तीसरी लहर आ चुकी है। इंडोनेशिया में तबाही मची है। भारत ने दूसरी लहर में बड़ी तबाही देखी है। तीसरी लहर में वैसा रिस्क नहीं ले सकते। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये बेफिक्र सोच सबको बर्बाद करेगी। ये बात लोगों को समझाना जरूरी है
कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं तीसरी लहर की क्या तैयारी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे। आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है। बाजारों में, पहाड़ों में जो तस्वीरें दिख रही हैं वो परेशान करती हैं। इसीलिए पीएम को भी बोलना पड़ा, तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है ये हमारे हाथ में ही है, अभी भी वक्त है। आज तक ब्यूरो। हमें वैक्सीनेशन की स्पीड को भी हालांकि देखना होगा। वैक्सीनेशन में उतार चढ़ाव बहुत है, किसी दिन हम रिकॉर्ड बनाते हैं, किसी दिन रिकॉर्ड तोड़ सुस्ती में पहुंच जाते हैं। ऐसे तो वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा होना मुश्किल है और तीसरी लहर और खतरनाक हो सकती है। महीना भर भी नहीं हुआ है, कहां तो 91-92 लाख पर वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड बन रहे थे, कहां अब उसके आधे तक पहुंचने में भी मुश्किल हो रहा है। 21 जून को 92 लाख डोज लगी थी, 11 जुलाई को 13 लाख डोज भी नहीं लगी, 12 जुलाई को 41 लाख डोज लगी, आज 7 बजे तक करीब 36 लाख डोज लगी है। जून के रिकॉर्ड के बाद इसी तरह से वैक्सीनेशन की स्पीड में उतार चढ़ाव हो रहा है। जगह जगह वैक्सीन की किल्लत है। दिल्ली में फिर कोविशील्ड खत्म हो गई है, सेंटर बंद हो गए। वैक्सीन लगाने सेकेंड डोज का दवाई है नहीं, कह रहे हैं कि कल का भी कोई पता नहीं। वैक्सीन लगवाने आए थे तो मैं शनिवार को आए थे तो बोले मंगलवार को लगेगी, तो वो आज भी कह रहे हैं कि आज नहीं लगेगी, अब पता नहीं कब लगेगी। 1 हफ्ते से सर परेशान हो रही हूँ मैं वैक्सीन के लिए, फर्स्ट डोज के लिए, क्योंकि 2 तो लग चुकी हैं घर में हस्बैंड और बेटी के, तो अभी मेरा ही रह गया। दिल्ली का यही हाल है, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा का यही हाल है, दूसरे कई राज्यों में जगह जगह यही हाल है। सिस्टम की दिक्कत है, स्लॉट की दिक्कत है। देश भर में टीकाकरण की रफ्तार अचानक सुस्त पड़ने लगी है और ऐसे में जब तीसरी लहर का खतरा है तो सवाल ये होगा कि आखिर सुस्त रफ्तार से कैसे कोरोना को हराएंगे। अब रियलिटी चेक के लिए मैं नोएडा पहुंचा हूं, सेक्टर 41 के स्कूल में। यहां पर वैक्सीनेशन चल रहा है। हर दिन औसतन 100 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जाता है। कोविशील्ड की सिर्फ डोज मौजूद है। सबसे बड़ी बात जो ये है और चुनौती भी ये है कि यहाँ आने के लिए स्लॉट आपको खोजना पड़ेगा ऑनलाइन कोविन ऐप पर। कई लोगों की शिकायत है कि स्लॉट मिलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन स्लॉट लेकर के अगर आप यहाँ आते हैं तो टीका आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि बिना स्लॉट लिए ऑनलाइन आप टीकाकरण के लिए ऐसे केंद्रों पर, यानी ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन और टीकाकरण, वो अभी संभव नहीं हो पा रहा, कम से कम नोएडा के इस केंद्र पर। हालत ये है कि जिस मध्य प्रदेश ने वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाया था, एक दिन में 17 लाख से ज्यादा टीके लगाए थे, वहां सोमवार को सिर्फ 38,000 टीके ही लगे। मध्य प्रदेश ने 21 जून को रिकॉर्ड वैक्सीनेशन कर देश भर में सुर्खियां तो बटोरी थी, लेकिन जैसे जैसे अब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैक्सीन की किल्लत मध्य प्रदेश में जैसे आम हो गई है। वैक्सीन बहुत ज्यादा नहीं है राज्य के पास और यही वजह है कि अब ज्यादातर सेंटरों पर अगर आप देखें तो जो पहले कतार दिखती थी वो बेहद कम हो गई है। हम भोपाल के एक वैक्सीनेशन सेंटर में इस वक्त मौजूद है। यहाँ पे 400 डोज उपलब्ध हैं और ये सभी डोज सेकेंड डोज हैं, यानी जिनको दूसरा डोज लगना है वैक्सीन का, सिर्फ उन्हें ही यहाँ पे वैक्सीन लगेगी। अगर तस्वीरों में आप देखें तो बहुत कम लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और यहाँ पे दोनों तरह की व्यवस्थाएं हैं। जिन्होंने अपना एनरोलमेंट पहले करवा रखा है, रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, उन्हें भी वैक्सीन लग रही है। जो ऑन द स्पॉट जिनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उन्हें भी आज यहाँ पे वैक्सीन का सेकेंड डोज दिया जा रहा है। सीधी बात यही है कि वैक्सीन का संकट है, सप्लाई पूरी नहीं हो रही है। इसी से वैक्सीनेशन की स्पीड वो नहीं है जो होनी चाहिए और ये हालात अगस्त से ही बदलने की उम्मीद है। कम से कम 80 से 90 लाख टीके हर दिन लगने चाहिए, तब जाकर दिसंबर तक का टारगेट पूरा होगा। लेकिन ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक वैक्सीन की फुल सप्लाई नहीं होती। नोएडा से आशुतोष और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। भारत का मिशन वैक्सीनेशन दुनिया में सबसे तेज होकर भी अपने लक्ष्य से दूर है। भारत में अब तक 38 करोड़ 15 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। इनमें स्वास्थ्य कर्मी 1 करोड़ 76 लाख, फ्रंटलाइन वर्कर्स 2 करोड़ 77 लाख, 45 प्लस उम्र के 21 करोड़ 80 लाख और 18 से 44 साल के 11 करोड़ 82 लाख लोग हैं। 21 जून को भारत ने अपना मेगा वैक्सीन अभियान शुरू किया। पहले 22 दिनों में 16.5 करोड़ डोज लगाई गई, लेकिन सच मायने में मेगा वैक्सीनेशन अभियान के सिर्फ पहले हफ्ते में ही वैक्सीनेशन अपनी फुल स्पीड से हुआ। बीते 2 हफ्तों से वैक्सीनेशन फिर सुस्त हो रहा है
29 जून से 5 जुलाई के बीच औसतन हर रोज 42.5 लाख डोज लगाई गई, जबकि 6 जुलाई से 12 जुलाई के बीच औसतन 34,70,000 डोज रोजाना लगी। अब अगर 34,70,000 डोज रोजाना की रफ्तार को पैमाना मान ले तो भारत में वैक्सीनेशन का लक्ष्य सितंबर 2022 से पहले पूरा नहीं हो सकता। अगर रोजाना वैक्सीनेशन की औसत रफ्तार बढ़कर 50 लाख हो जाए तो भी भारत को अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए कम से कम मई 2022 का इंतजार करना होगा। ऐसा नहीं है कि लोगों को खतरे का पता नहीं है। जिस तरीके से हमने देखा कि कोविड की तीसरी लहर से बचने के लिए लोगों में वो सतर्कता नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी लोग खतरों के खिलाड़ी बन रहे हैं। ये खतरा सिर्फ उनके लिए नहीं है जो बेफिक्री से इधर उधर घूम रहे हैं, ये खतरा आगे सबके लिए बन जाएगा। दिक्कत यह है कि अभी बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, वायरस अपना रूप बदल रहा है, संक्रमण फिर से बढ़ रहा है। ऐसे में ये लापरवाही हमें तीसरी लहर का गुनहगार बना सकती है। साथियों, हमें कोरोना वायरस के हर वेरिएंट पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल बहुरूपिया है, बार बार अपने रंग रूप बदल देता है और उसके कारण हमारे लिए भी चुनौतियां खड़ी करता है। और इसलिए हमें हर वेरिएंट पर बहुत बारीकी से नजर रखनी पड़ेगी। जब हम थर्ड वेव की बात करते हैं तो हम थर्ड वेव को मौसम के समाचार की तरह से, वेदर अपडेट की तरह से सामान्य रूप में ले रहे हैं। हम उसकी गंभीरता और उससे संबंधित अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को शायद जिस स्थाई पर समझने की जरूरत है वहां पर कुछ चूक हो रही है। यह मॉनसून की बारिशों से आने से पहले कहीं हम घूमने चले जाएं या ऐसा कोई सिंपल आचरण नहीं है, बल्कि वायरस वर्सेस ह्यूमन बीइंग, इसके बीच चलने वाली कंटिन्यूअस लड़ाई है। इसलिए जरूरी है कि हम सब यह समझें कि थर्ड वेव प्रकृति से ज्यादा हमारी प्रवृत्ति पर डिपेंड करेगी। आपको अपडेट रखने के लिए खबरदार में हमने खबरों के कई लेंस बनाए हैं। इन्हीं में से एक लेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव खबरों का। तीसरी लहर और वैक्सीन अभियान की जमीनी हकीकत के बाद पॉजिटिव नेगेटिव वाला लेंस आपको थोड़ी और जानकारियां देगा। कोरोना की कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाला सीरम इंस्टीट्यूट अपनी पुणे लैब में रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन भी तैयार करेगा। डीसीजीआई की मंजूरी के बाद तकनीक ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीरम की लैब में सितंबर से स्पुतनिक वी का उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। डब्ल्यूएचओ ने अलग अलग उत्पादकों की कोरोना वैक्सीन के मिश्रण को खतरनाक कहा है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि वैक्सीन मिश्रण का स्वास्थ्य पर पड़ने वाला असर का कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। डब्ल्यूएचओ की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि अगर लोग खुद वैक्सीन पर फैसला करने लगे तो अफरा तफरी फैलेगी। इन्फ्लुएंजा का टीका लगवाने वाले कोविड-19 के गंभीर खतरे से आंशिक तौर पर सुरक्षित हैं। दुनिया भर के 75,000 कोविड-19 मरीजों पर हुई एक स्टडी में यह बात सामने आई है। कोविड काल में जब दुनिया में डिजिटल का जोर बढ़ा है तो भारत का मोबाइल पेमेंट ऐप भीम ने अब भारत से बाहर पैर फैला लिए हैं। आज इसे भूटान में लॉन्च किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भूटान के वित्त मंत्री लियोनप्यो नामगे शेरिंग ने इसे लॉन्च किया। भीम ऐप से पहले भूटान के में रुपे कार्ड को भी लॉन्च किया जा चुका है। और अब हम आपको बाढ़ के पानी में डूबे बिहार के उन जिलों की बोट यात्रा पर लेकर चलेंगे जहां सड़क मार्ग से जाना इन दिनों संभव ही नहीं, क्योंकि वहां बाढ़ का पानी इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वहां पहुंचने के लिए नाव ही एकमात्र रास्ता है, जिसका इस्तेमाल हजारों गांवों में लोग भी कर रहे हैं और बिहार सरकार भी। बाढ़ की वजह से बिहार में सिर्फ लोगों की जिंदगी ही नहीं थमी, बल्कि कोरोना टीकाकरण अभियान भी थम गया। लेकिन जिस तरह चलती का नाम गाड़ी, उसी तरह बिहार के बाढ़ग्रस्त गांवों के लिए चलती का नाम नाव है। जब लोगों के लिए टीकाकरण केंद्रों तक पहुंचना नामुमकिन हो गया तो सरकार ने बाढ़ प्रभावित जिलों में टीका वाली नाव चलाई और अब यही नावें बिहार के बाढ़ग्रस्त नावों में कोरोना टीकाकरण अभियान को गति दे रही है। ऐसी ही एक नाव में सवार होकर आज तक की टीम मुजफ्फरपुर के एक गांव में पहुंची। बिहार के 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में बारिश और बाढ़ का साम्राज्य फैल चुका है। हर चीज डूबी हुई, घर, खेत, स्कूल, सड़कें और लोगों का दिल भी।
जो मिलता है वो खाते हैं, नहीं मिलता है तो इधर उधर से दर दुकान से ले आके खाते हैं, चिवड़ा मीठा खा कर रहते हैं। यहाँ तो कोई व्यवस्था सर है नहीं, चूल्हे में आँच भी नहीं बढ़ता है, पानी घुस जाता है। जिस तरह डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है, बिहार के गांवों को अब इन नावों का ही सहारा है, फिर चाहे नाव सरकारी हो या निजी। हम लोगों के यहाँ प्रत्येक साल बाढ़ आता है और ये बाढ़ का लमसम 4 महीना रहता है। 4 महीना इस क्षेत्र के जनता को इस पानी में सिर्फ एक नाव ही सहारा है। इस वक्त बिहार के कम से कम 1 दर्जन जिलों में नावें ही लाइफलाइन बन गई हैं, चाहे ग्रामीण हो या सरकार। हालात चाहे जितने भी विषम क्यों न हो, जिंदगी चलती रहती है, बिल्कुल इस नाव की तरह जिसका नाम है टीके वाली नाव। बिहार के तकरीबन 1 दर्जन जिले इस वक्त बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं और लाखों की आबादी जो है वो प्रभावित हुई है। ऐसे में कोरोना के टीकाकरण का कार्यक्रम भी जो चलाया जा रहा है इन जिलों में, उस पर इसका असर देखने को मिला है। और ऐसे में अब राज्य सरकार जो है वो टीका वाली नाव उसका जो है वो शुरू किया गया है, ताकि जो पीड़ित लोग हैं, जिनके घरों में पानी घुस चुका है, जिनके गांव में पानी घुस चुका है, वैसे लोग जो टीकाकरण केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अब स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वैसे गांव तक पहुंच रही है ऐसे नाव के जरिए, और इसका नाम दिया गया है टीका वाली नाव। 5.5 फीट ऊंची, 7.5 फीट लंबी प्लास्टिक से बनी झोपड़ी एक तैरता टीकाकरण केंद्र है। उसमें एक डॉक्टर, 2 नर्स और कुछ एनजीओ के लोग टीका लेकर गांव-गांव पहुंच रहे हैं। उद्देश्य है रोजाना कम से कम 100 लोगों को टीका लगाया जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर जिले के कतरा प्रखंड में और हम इस वक्त एक नाव में बैठ के जा रानीपुर गांव, और मेरे साथ आप देख सकते हैं इस नाव में जो मेडिकल टीम है, स्वास्थ्य कर्मी है, डॉक्टर है, वो मौजूद है। जिस क्षेत्र में हम लोग पैदल नहीं पहुंच सकते हैं, इस यहाँ के कटरा प्रखंड में 12 पंचायत ऐसे हैं जहाँ पर आवागमन अवरुद्ध हो चुका है। इसमें टीका वाली नाव का सहयोग बहुत ज्यादा हुआ है, ताकि उस व्यक्ति के पास, हम लोग लाभार्थी के पास पहुंच सके जो टीका नहीं ले पाए हैं। ये बताइए, आप लोग घर घर जाके तो टीकाकरण का कार्यक्रम चलाती ही थी, लेकिन ये जो एक नया तरीका है नाव से पहुंचना लोगों तक, ये कैसा लगता है? चुनौतीपूर्ण है ये? है तो, लेकिन खुशी मिलती है जो हम अपने पब्लिक को सुविधा दे सकते हैं। टीके वाली नाव की शुरुआत फिलहाल मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और मोतिहारी जैसे जिलों में हुई है। ऐसी ही एक नाव पर सवार होकर आज तक की टीम जब मुजफ्फरपुर जिले के भवानीपुर गांव पहुंची, तो वहां पहले से ही टीके वाली नाव का इंतजार किया जा रहा था। पीछे आप देख सकते हैं इस नाव का इंतजार जो गांव के लोग हैं वो सुबह से कर रहे थे, क्योंकि ये गांव जो है अभी पूरी तरीके से कह सकते हैं टापू में तब्दील हो चुका है। चारों तरफ जो है पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये बताइए, गांव में पानी भरा हुआ है चारों तरफ, टीका ले पाए हैं आप लोग? ना, हम लोग नहीं ले पाए हैं। क्या दिक्कत क्या है? टीकाकरण केंद्र तक नहीं जा पाए? नहीं जा पाए। कहे दे यहीं आएंगे तो लेंगे। पता चला था आपको कि नाव से आ रहे हैं? हाँ। इस तरीके से जो पहल शुरू किया गया है, बाढ़ ग्रसित इलाकों में नाव के जरिए लोग पहुंच रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी, इससे आपको लगता है क्या फायदा हो रहा है आप लोग को? हाँ, फायदा हो रहा है, बहुत फायदा हो रहा है, बहुत फायदा हो रहा है। गांव पहुंचने पर स्वास्थ्य कर्मियों ने तुरंत कैंप लगाया। जिन लोगों ने टीके के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, उनका वेरिफिकेशन शुरू हुआ और फिर टीका लगाने का काम शुरू हुआ। टीकाकरण में पूरे प्रोटोकॉल का पालन किया गया। गांव जो है वो टापू में इस वक्त तब्दील हो चुका है, क्योंकि चारों तरफ इस गांव के जो है वो बागमती का पानी जो है वो घर कर चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैंप लगा हुआ है, इसका टारगेट आज का है कि कम से कम 100 लोग जो हैं इस गांव में, उनको आज टीका लगाना है, और ये काम शुरू भी हो चुका है। टीका नाव से आया है, तो आपको लगता है ठीक है कि नाव से भी टीका लगाया जा रहा है? हाँ जी, ठीक है। टीकाकरण केंद्र नहीं जा पा रहे थे क्या? जी नहीं, पानी आया था ना, तो कैसे हम लोग से जाए ब्लॉक में। फिर ये जो नाव से घूम घूम के टीका लगाया जा रहा है, उससे टीका लगा लिया आपने? जी, लगा लिए। इस तरह लोग आते गए और टीका लगवाते रहे। टीका वाली नाव के गांव पहुंचने की एक अच्छी बात ये भी रही
कि ऐसे लोग जो टीका नहीं लगवाना चाहते थे उन्होंने भी टीका लगवा लिया है। लोगों ने ये सुविधा देखी कि नाव आ गया तो इसलिए लोग धड़ल्ले से जो है नहीं लेने की इच्छा में भी थे, वो भी आके लिए हैं। यानी जो डरते थे कि कोरोना के सुइया से आदमी मर जाता है, ये होता है वो होता है, वो भी आके लिए हैं, बेहिचक लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में टीका वाली नाव का आना बिल्कुल वैसे ही है जैसे रेगिस्तान में पानी। मायने ये नहीं रखता कि ये टीका वाली नाव रोजाना कितने टारगेट पूरा कर पाती है। मायने ये रखता है कि टीके वाली नाव जब टापू बन चुके गांवों में पहुंचती है तो लोगों को सिर्फ कोरोना का टीका नहीं लगता बल्कि एक टीका विश्वास का भी लगता है। बिहार के मुजफ्फरपुर के भवानीपुर गांव से रोहित सिंह, आज तक। और अब बात करेंगे 21वीं सदी के नए हथियार की। ये ऐसा हथियार है जो एक क्लिक से पूरी बिजली वितरण व्यवस्था को चौपट कर सकता है। अमेरिकन एजेंसियों की नई रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी हैकर्स का पूरा जोर भारत के साइबर सिस्टम के अंदर एंट्री करने पर है और वो भारत में बड़े हमले की साजिश रच रहा है। पाकिस्तान के हैकर पूरे देश में ब्लैकआउट करना चाहते हैं। इसके साथ ही महत्वपूर्ण सरकारी डेटा को चुपके से डिलीट करने का प्लान है। ये आज तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। जरूरी नहीं कि जंग अब AK-47 राइफल से ही लड़ी जाए। दुश्मन पर हमला ड्रोन से ही किया जाए, आतंक लॉन्च पैड से ही लॉन्च हो, क्योंकि राइफल से ज्यादा घातक अब कंप्यूटर का कीबोर्ड और माउस है। आतंकी बंद कमरों और गुमनामी के बीच साइबर हमलों का जाल बुन रहे हैं। बस एक क्लिक और पावर सिस्टम फेल, मैन्युफैक्चरिंग ठप, खतरनाक क्षमताओं वाले संयंत्र बेकाबू। एक क्लिक से सब कुछ तहस नहस करने का ये प्लान पाकिस्तानी है। अमेरिका की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लुमेन टेक्नोलॉजी की ब्लैक लोटस लैब्स में सुरक्षा विशेषज्ञों ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है और कई तरह के साइबर हमलों को बेनकाब कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में बैठे हैकरों ने भारत की बिजली का वितरण करने वाले सिस्टम को दर्जनों बार टारगेट किया। मकसद था बिजली वितरण की चेन को ध्वस्त करके भारत में संपूर्ण ब्लैकआउट करना। अमेरिकी कंपनी का यह भी दावा है कि पाकिस्तानी हैकर भारत के सरकारी दफ्तरों पर भी निशाना साध रहे थे। मकसद न सिर्फ सरकारी डेटा हासिल करना था बल्कि सिस्टम के सारे डेटा को डिलीट करना था। अचानक अगर किसी बड़े सरकारी डेटाबेस को डिलीट कर दिया जाए तो कितनी अफरा तफरी हो सकती है, इसका अंदाजा लगाइए। And so the campaign, we believe, originated in Pakistan. There were a number of indicators around how the campaign was carried out that led us to believe that the individuals were located in that country. पाकिस्तानी हैकर इस बार बिल्कुल नया हथकंडा अपना रहे हैं। साइबर अटैक के लिए हैकरों ने एक नए प्रकार का रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया है। भारत के संवेदनशील ठिकानों के सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक करने के लिए हैकर लोगों को कोविड टीकाकरण और कोविन ऐप के निर्देशों से संबंधित PDF फाइल भेजते हैं और यूजर जैसे ही फाइल को खोलता है कंप्यूटर में हैकर की एंट्री चुपचाप हो जाती है और वो चाहे तो जासूसी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता है। साइबर हमले में इस्तेमाल हुए IP एड्रेस पाकिस्तान की मोबाइल और इंटरनेट कंपनी CM पाक लिमिटेड से जुड़े पाए गए। खास बात यह कि यह कंपनी चीन की कंपनी चाइना मोबाइल कम्युनिकेशंस कॉर्पोरेशन का एक हिस्सा है। अमेरिका के ब्लैक लोटस लैब्स के एक्सपर्ट्स ने जो सबूत देखे उसके मुताबिक इन पाकिस्तानी साइबर हमलों का निशाना भारत के अलावा एक और मुल्क भी था। यानी ना बम का धमाका ना ही खून खराबा। साजिश ये है कि माउस की एक क्लिक से ही कामकाज ठप हो जाए, बिना कोई बड़ा जोखिम लिए भारी से भारी नुकसान हो। पाकिस्तान ने हैकर्स का एक पूरा नेटवर्क तैयार किया है। हाल ही में पाकिस्तान ने पड़ोसी अफगानिस्तान के सरकारी संगठनों को भी निशाना बनाया था। IBM के साइबर हमलों की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2020 में एक तरफ कोरोना महामारी से लड़ रहा था तो दूसरी तरफ
उसे पूरे एशिया प्रशांत इलाके में जापान के बाद सबसे ज्यादा साइबर हमले झेलने पड़े। ज्यादा दिन नहीं बीते कि चीन के हैकर्स ने भारत में वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक पर साइबर हमले की कोशिश की थी। आज तक की पड़ताल में यह बात साफ हुई थी कि पिछले साल 12 अक्टूबर को मुंबई में पावर ब्लैकआउट के पीछे भी चीन के हैकरों का हाथ था। महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे ज्यादा साइबर हमले बैंकिंग और बीमा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों पर हुए। भारत साइबर क्राइम से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले टॉप 5 देशों में शामिल है। आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी कानूनी प्रकरण, लीगल ट्रीटी या लॉ मौजूद नहीं है जो ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर टेरर को रेगुलेट करने की दिशा में कारगर कदम उठा सकते। रिमोट एक्सेस ट्रोजन जो है ये बहुत ही डेंजरस किस्म का मालवेयर है जो आपके कंप्यूटर का पूरा एक्सेस किसी एक हैकर को प्रोवाइड कर देता है। उसका मतलब है कि एक हैकर दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आपके कंप्यूटर में से सारी आपकी जो फाइल है उसको चोरी कर सकता है। इंटरनेट की दुनिया ऐसी है जिसके चप्पे चप्पे पर दुनिया की कोई सरकार हमेशा नजर नहीं रख सकती। भारत के लिए ये एक बड़ा मोर्चा है। भारत को साइबर कमांडोज की आर्मी अलग से तैयार करनी होगी। अंकित कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।